नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है प्रज्ञा कौशिक की। इन्होंने पूछा है कि वृश्चिक लग्न में लग्नेश एवं सप्तमेश अष्टम में है, शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट, गुरु पंचम में है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अब देखा जाए तो वृश्चिक लग्न में लग्नेश और सप्तमेश का जाकर के अष्टम में बैठना, सप्तमेश या जब भी षष्ठ या अष्टम में होते हैं तो ये सुखद दाम्पत्य की स्थिति को तो नहीं दर्शाते। अब देखा जाए तो वृश्चिक लग्न में लग्नेश कौन है, तो मंगल जाकर के अष्टम में बैठे तो जातक अथवा जातिका मांगलिक हुई। ऊपर से वो शुक्र यानी सप्तमेश के साथ बैठे हैं और ऐसे शुक्र पर और मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये दाम्पत्य में परेशानी की सूचना पहले तो बनी, साथ ही साथ दुर्घटना की स्थिति का भी ये द्योतक बन रहा है। अब पंचम में जो गुरु बैठे हैं, अगर वो गुरु भी कहीं किसी पापक ग्रह से दृष्ट हुए हैं तब तो निस्संदेह ये कष्टप्रद दाम्पत्य जीवन की सूचना है। इस अवस्था में पूरी कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना होगा अगर अभी तक नहीं हुआ है। योगेंद्र सिंह राठी, इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न में 12वें घर में मिथुन के राहु और बुध हैं, मेरे बेटे की कुंडली में बंधन योग, उपाय पूछना है। कर्क लग्न में 12वें घर में मिथुन के राहु और बुध हैं, बंधन योग से बचने के लिए बस गणेश जी की आराधना करिए ताकि वो विघ्न बाधा आए नहीं, और साथ ही साथ बुधवार के बुधवार गणेश जी को जाकर के दूर्वा अर्पित करिए। फिर भी ऐसी स्थिति से बहुत ज्यादा भय हो या किसी की भी कुंडली में बंधन योग हो तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय बनाया गया है विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ कराना। इसके 100 पाठ से किसी भी तरह के बंधन से मुक्ति मिलती है। प्रियंका गोस्वामी जी ने पूछा है कि कन्या लग्न में दूसरे भाव में शुक्र पर गुरु की 9वीं दृष्टि होने पर क्या मोटापा बढ़ता है? मोटापा कम करने के लिए उपाय बताइए। देखिए, मोटापा कम करने का उपाय तो मैं खुद ही ढूंढ रहा हूं, लेकिन हाँ, ये तय जानिए कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर शुक्र हैं और वो भी स्वयं की राशि में, तो जाहिर सी बात है अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की इच्छा तो होंगी क्योंकि शुक्र स्वगृही है, द्वितीय भाव खाने पीने से संबंधित है। अब ऐसे शुक्र पर चर्बी के कारक गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो सीधी सी बात है ये मोटापा बढ़ाने में सहयोगी होंगे। गुरु को मुख्यतः मोटापा बढ़ाने का कारण माना गया है। अब वो दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव पर, तो चाहत तो जातक की होगी कहीं ना कहीं अच्छा खाने की, तो खान पान पर नियंत्रण रखिए। ये मोटापा घटाने का सबसे पहला उपाय है। एक सीधी बात बता दूं कि मैं खुद भी सोच रहा हूं कि मोटापा घटाने के लिए अब क्या किया जाए। जब नहीं था तब तो बढ़ाने के लिए सोच रहे थे, अब घटाने का उपाय क्या किया जाए। विकल्प फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर प्रयत्न जो भी हो पा रहे कर रहे हैं। वैसे बहुत अधिक मोटापा बढ़ गया हो तो उसके लिए मैंने बताया था कि रांगा, ये धातु है, इसका छल्ला बना करके मध्यमा उंगली में अगर धारण किया जाए तो इससे भी मोटापे में थोड़ी कमी आती है। सूर्य प्रकाश वर्मा जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि मेरी कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में गुरु 15 डिग्री और केतु 11 डिग्री के होकर के बैठे हैं, लग्नेश चंद्रमा 9वें भाव में अकेले 7 डिग्री के स्थित है, क्या हम अपने जीवन में मंदिर का निर्माण करवा पाऊंगा? साहब, मंदिर निर्माण कराने के लिए कुंडली के योग ठीक है, मायने रखते हैं, क्योंकि जब तक योग नहीं होगा तब तक कोई प्रयोग कहां से हो पाएगा। पर उसके लिए चाहत चाहिए। कई बार देखिए, मंदिर आप जब निर्माण कराने जाते हैं तो 2 बातें होती हैं, या तो आप निजी मंदिर बनवाएंगे या सार्वजनिक मंदिर बनवाएंगे। सार्वजनिक मंदिर बनवाएंगे तो ज्यादातर लोग सहयोगी हो जाते हैं, लेकिन उस सहयोग के पीछे भी जो हिम्मत लगती है वो हिम्मत कहां कोई कर पाता है। हाँ, आपने जो योग अपनी जन्म कुंडली के बताए हैं इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जरा देखिए कि कर्क लग्न की कुंडली के लग्न में ही गुरु बैठे हैं उच्च राशि में, ऐसा जातक, और भी 15 डिग्री पर, और ऊपर से केतु के साथ ही, और केतु भी 11 डिग्री पर, ऐसा जातक पूर्व जन्म में भी कोई साधक रहा है। मैंने बताया था कि लग्न में गुरु अगर उच्च राशि के हो तो ऐसा जातक नियम कहता है कि वेद पाठी ब्राह्मण था। यहां वेद पाठी का अर्थ ये जरूरी नहीं है कि वो वेद का पढ़ने वाला और ब्राह्मण, यहां पर मूलतः धर्म को मानने वाला, धर्म पथ पर चलने वाला, ऐसा माना गया है। अब गुरु लग्न में बैठे हैं और केतु के साथ होने के कारण उधर 9 में भाग्य भाव में चंद्रमा का होना जातक निसंदेह धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। अब ये तो अलग बात है कि आपके संस्कार कैसे हैं। आपने प्रश्न तो संस्कार वाले ही पूछे हैं, बाकी इच्छा पर आपके निर्भर है, तो 100% योग है। अमित जी हैं, इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न की कुंडली में शनि 4थे भाव में 18 अंश 51 कला के साथ मंगल की 8वीं दृष्टि और गुरु की 5वीं दृष्टि शनि पर क्या फल देंगे?
तुला लग्न की कुंडली में शनि चौथे भाव में 18 अंश 51 कला के साथ मंगल की 8वीं और गुरु की 5वीं। तो देखा जाए तो यहाँ पर पहले तो शश महापुरुष योग बनाए हैं। शनिदेव इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। मंगल की दृष्टि से दृष्ट होने से कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं कही जाएगी। हाँ, ये थोड़ा सा गृह कलह की स्थिति उत्पन्न कराएगा और संभव है कि मंगल की दृष्टि हो जाने के कारण जो आपके अपने मित्र हैं उनसे धोखा मिल जाए, मित्र से, नौकर से धोखा मिले जीवन काल में। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। शश महापुरुष योग का प्रभाव तो आप जानते हैं ना। देखिए, महापुरुष योग है शश महापुरुष योग, लेकिन इसका अपना प्रभाव है। ये बाकी के योगों की तरह शीघ्र गति से आपको कभी सफल नहीं बनाता। ये वैसे ही मंद गति से आपको सब कुछ देता है और मंद गति से ही आपको सफल बनाता है। तो हाँ, शश महापुरुष योग है तो निसंदेह, और गुरु की दृष्टि से दृष्ट है तो निसंदेह सफलता मिलेगी और ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। ये बहुत अच्छा फल प्रदायक है। उज्ज्वला पाटिल हैं, इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न में 9वें भाव में शुक्र बैठे हैं और शनिदेव 12वें भाव में वक्री अवस्था में है। चलित में शुक्र 10वें भाव में जा रहे हैं तो शुक्र राजभंग फल देंगे या अच्छा फल देंगे? इनका ये कहना है, मैंने बताया होगा कि शुक्र पर शनि की दृष्टि से राजयोग भंग हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप ध्यान से समझिए। मैंने साथ साथ ये पॉइंट भी कई बार दोहराया है कि राजभंग योग कैसे, शुक्र सुख है और शनि की दृष्टि से सुख में बाधा आ जाती है। अब कई बार देखने में आया है कि शुक्र पर शनि की दृष्टि से प्रायः देखा जाए तो चारित्रिक कमजोरी भी जीवन में आ जाती है। तो ये अपने आप में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शुक्र पर शनि की दृष्टि को मैं पूर्णतः राजयोग भंग कहूंगा। देखिए, राजयोग केवल पैसे वाला राजयोग आप लोग समझ पाते हैं, जबकि ज्योतिष वेद का नेत्र है। आप इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। जब आप ज्योतिष की चर्चा करने बैठे हैं या ज्योतिष से संबंधित चर्चा कर रहे हैं तो ये बात कभी भी मत भूलिए कि ये वेद का नेत्र है। जो वेद का नेत्र है, वेदो नारायण साक्षात, नारायण का नेत्र केवल और केवल धन की बात करेगा। लक्ष्मी जिसकी दासी है, लक्ष्मी जिसकी अर्धांगिनी है, क्या वो केवल धन की बात सोचता होगा, केवल राजयोग की बात सोचता होगा? ये साक्षात आध्यात्म है। वे ज्योतिष जो वेद का नेत्र है, इससे बड़ा कोई आध्यात्म है ही नहीं। ज्योतिष आध्यात्म है। अब ये आध्यात्मिक बात कह रहा है कि शुक्र पर जब शनि की दृष्टि हो, उदाहरण से समझिए, अगर किसी पुरुष की कुंडली हो, शुक्र पर शनि की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक वीर्य का कहीं ना कहीं नाश करेगा, शुक्र का नाश करेगा, अर्थात कहीं ना कहीं अपने तेज को समाप्त करेगा। तो ये उस बात की तरफ है, वो उस राजयोग की बात कर रहा है, एक आध्यात्मिक राजयोग की, वो भंग हो जाएगा। बाकी शुक्र को अगर देखा जाए तो भौतिक सुखों का कारक भी कहा गया है। उस दृष्टिकोण से भी देखें तो शुक्र पर शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं भौतिक सुखों का जातक दुरुपयोग करने लगता है, उपयोग नहीं, दुरुपयोग। आदित्य कठवाकर, हाँ यही है, आदित्य कठवाकर, इन्होंने पूछा है कि मीन लग्न की कुंडली में नवमेश मंगल चतुर्थ भाव में 15 डिग्री और चतुर्थेश बुध लग्न में 1 डिग्री, मंगल पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो मंगल कैसा प्रभाव देंगे? बढ़िया प्रभाव देंगे मंगल। यहां देखा जाए, हाँ ये जरूर मैं बता देता हूं कि मीन लग्न में बुध जो जाकर के लग्न में बैठे हैं तो ये नीच राशि में बैठे, और डिग्री वाइज तो मृत अवस्था में, आपके कहने के अनुसार। मंगल जाकर के नवम पति बनकर के चतुर्थ में बैठे, ये बहुत बढ़िया है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है। चतुर्थेश नौ में या नौमेश चतुर्थ में जातक के भूमि भवन वाहन सुख को प्रदर्शित करता है। कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि होने के कारण यहां पर मंगल नीचवत फल देते हैं, 1, 2। चूंकि भाग्यपति बनकर के चतुर्थ में बैठे हैं, सो ये कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन के सुख को देने वाले तो हैं, लेकिन जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति कैसा है? तो नीच राशि में है। अब अच्छी बात यह है कि वो जाकर के भाग्यपति हैं, सो चतुर्थ में होना उनका ठीक है, दसम पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि वहां दसम पर कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन नीच के ग्रह की राशि में होने के कारण कहीं ना कहीं जीवन काल में गृह कलह की भी संभावना करेंगे और संभव है कि माता को स्वास्थ्य जन्य पीड़ा ये प्रदान करे। लेकिन भूमि भवन वाहन के सुखों में कोई कमी नहीं लाने देंगे, उससे संबंधित सुख प्रदान करेंगे। नमन सोनी है, पूछ रहे हैं कि सिंह लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र और बुध की युति, बुध 13 डिग्री के साथ और शुक्र 21 डिग्री के साथ, इसका क्या फल रहेगा? क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र तो कारक होते नहीं हैं, तो क्या यह युति नुकसान करेगी? अब देखिए, सिंह लग्न की कुंडली में बुध कहाँ के पहले स्वामी है? तो बुध लाभ और धन भाव के स्वामी हैं। अब लाभेश धनेश का संबंध जाकर के शनि की राशि में बना हुआ है सप्तम में, 1। दूसरा, शुक्र की बात करूं तो ये भी इस लग्न के कारक ग्रह नहीं है, तो कहाँ के स्वामी है? तो ये तृतीयेश हैं और साथ ही साथ कर्मेश हैं। तो कर्मेश और तृतीयेश की युति जाकर के बनी हुई है सप्तम में शनि की राशि में। अब
इन दोनों ग्रहों की युति की दृष्टि अगर लग्न पर पड़े तो यह अच्छा ही माना जाएगा, खराब नहीं माना जाएगा। दाम्पत्य में भी जब ये पाप ग्रह के साथ संबंध में आते हैं तब जाकर के पीड़ा की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो मैं समझता हूं कि लाभेश का जाकर के सप्तम में बैठना विवाहोपरांत विशेष धन लाभ कराने वाला योग माना जाएगा। तो शुक्र बुध की युति को, जो कि कारक नहीं है, परंतु सप्तम में अगर आप कालपुरुष की कुंडली बनाए तो सप्तम में कौन सी राशि बनती है? तुला राशि। तुला राशि में शुक्र यहां बैठे एक तरह से माने जाएंगे, तो शुक्र यहां पर अच्छा ही प्रभाव दे रहे हैं। तो ठीक है, कारक नहीं है परंतु एकदम से बुरा प्रभाव देने वाले भी नहीं माने जाएंगे। इस लग्न में सर्वाधिक मारक शनि बनते हैं, फलतः ठीक है। ध्रुवित राठौर इन्होंने पूछा है कि मिथुन लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में यानी कि वृषभ राशि में शुक्र 3 अंश पर, केतु 16 अंश पर युति बनाए हुए हैं, तो क्या यह शुक्र कुंडली में बलवान माने जाएंगे? क्योंकि केतु शुक्र का 5 गुना बल बढ़ा देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ध्यान से सुनिए और समझिए, इस बात को मैं बड़ी गंभीरता से समझाना चाहता हूं। तत्वतः देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो शुक्र कमजोर पाए जाएंगे आपके भीतर। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री पर है और वृषभ राशि में है, तो 3 डिग्री पर वृषभ राशि में होने के कारण मृत अवस्था में, पॉइंट 1। पॉइंट 2, केतु के साथ होने के कारण अभी अगर चल करके मैं आपका टेस्ट कराऊं तो संभव है कि ये जो शुक्र से संबंधित चीजें हैं, अर्थात शुक्र से संबंधित क्या है पुरुषों में? तो स्पर्म है, वीर्य, तो उसमें कहीं ना कहीं संभव है कि क्वांटिटी उसकी कम आए, लेकिन चूंकि केतु के साथ होने के कारण, केतु के साथ हैं, सो जितनी भी होगी उसकी क्वालिटी में खराबी नहीं होगी अगर कहीं से पापग्रह की इस पर दृष्टि नहीं है। तो अब पापग्रह की दृष्टि तो होगी ही क्योंकि राहु की दृष्टि इस पर पड़ रही है। तो हो सकता है कि थोड़ी सी कुछ मामलों में ये जब रिजल्ट आएगा सामने तो ऐसा पाया जाएगा कि भाई कुछ हद तक उसमें दिक्कत आ रही है, लेकिन मुख्यतः केतु यहां बल ही वृद्धि करेंगे। फलतः मैंने जैसा कहा कि क्वांटिटी कम पर क्वालिटी ठीक होगी। और दाम्पत्य कारक है शुक्र, तो संभव है कि थोड़ी बहुत परेशानी, और ऐसे शुक्र पर राहु की दृष्टि पड़ रही तो आपको थोड़ी चारित्रिक आपके अंदर बुराइयां तो आ ही जाएंगी, बुराइयां देने ही वाला है, तो ये थोड़ी सी कमी लाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि संतान उत्पत्ति न होने दे, संतान उत्पत्ति ये हो करवाएगा। और ये प्रश्न है प्रणव मालवीय का, ये पूछ रहे हैं कि कुंडली तुला लग्न वृषभ राशि शुक्र का प्रभाव अधिक माना जाए, क्योंकि चंद्र कुंडली भी वृषभ लग्न राशि स्वामी शुक्र जन्म राशि भी वृषभ, क्या दैत्य गुरु की आराधना पूजन पाठ मंत्र जप इत्यादि कर सकते हैं? क्या शुक्र देव अपना इष्ट बना सकते हैं? आप बिल्कुल बना लीजिए, क्या बुराई है इसमें। लेकिन अगर हम बात तुला लग्न की कुंडली की करें तो तुला, वृश्चिक, धन, मकर, आपको तो हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए, देवी की आराधना करनी चाहिए, विशेष करके मां भगवती काली की आराधना करनी चाहिए, भैरव जी की आराधना करनी चाहिए। पर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं शुक्र की ही आराधना करूं, तो मैं मना नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें तो बुराई है, मैं कभी नहीं कहूंगा। आप शुक्र की ही आराधना करना चाहते हैं, कर लीजिए, शुक्र के मंत्र का जप कर लीजिए। लेकिन जब हमारे पास सीधा विकल्प उपलब्ध है कि हम परमात्मा की शरण में जा सकते हैं, परमात्मा की आराधना कर सकते हैं, तो इन ग्रहों को चलाने वाले भी तो वो हैं। तो हम सीधे जब महामहिम के पास पहुंच जाएं, सबसे ऊपर वाले पास पहुंच जाएं, तो बीच में क्यों? हां, ग्रहों से हम संचालित हो रहे हैं, पंच तत्व से हम भी बने हैं और इन्हीं पंच तत्वों को ये ग्रह प्रदर्शित कर रहे हैं। फलतः हम उनसे पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। उनको बैलेंस करने का उपाय हमें करना चाहिए, उनको ठीक करने का उपाय करना चाहिए। लेकिन ये कभी मत भूलिए कि इनसे भी ऊपर परमात्मा जो सबको चलाते हैं, तो हम सीधा उनसे जुड़ सकते हैं। मैं कभी मना नहीं करता कि आप ग्रहों की आराधना मत करिए, मैं बताता भी हूं, कराता भी हूं, लेकिन मैं हमेशा से यही कहा करता हूं, भगवान की शरण में आइए, सब कुछ अच्छा वहां होगा। सुधांशु मिश्रा जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली में द्वितीय और पंचम के स्वामी बुध होते हैं, तो क्या यह भी भाषण योग, वक्ता योग है? यदि है तो क्या बुध के अस्त या अतिचारी होने से इस वक्ता योग पर कोई फर्क पड़ेगा? बुध लग्न में 8 अंश पर सूर्य और शुक्र के साथ बैठे, क्यों नहीं पड़ेगा? बुध अस्त हो जाएं, अब 8 अंश पर अस्त में मैंने बताया था कि 12 अंश से ऊपर अस्त होने पर, 12 अंश से ऊपर जब बुध अस्त होते हैं तो वो प्रबल प्रभावशाली हो जाते हैं। लेकिन 8 अंश पर है तो कमजोर है, तो निस्संदेह अभिव्यक्ति में थोड़ी कमी तो आ ही जाएगी। हाँ, द्वितीय और पंचम पति बनने के कारण ये क्षमता तो इनके पास उपलब्ध है और लग्न में बैठ जाने के कारण ऐसा जातक वक्ता भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी कमी तो आएगी ही आएगी, थोड़ी कमी। महिमा राय जी हैं, ये पूछ रही हैं कि क्या लग्न में धन भाव, कन्या लग्न में धन भाव में चंद्र बुध शुक्र, आगे इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है भाग्येश धनेश लाभेश धनेश कर्मेश,
कि युति और अष्टम भाव में गुरु और शनि दोनों वक्री हैं, कैसा फल मिलेगा? इसमें कहीं विचार करने वाला क्या है? सीधी सी बात है, महाधनी योग बन रहा है, ऊपर से धन कारक की गुरु की दृष्टि पड़ रही है, विच्छेदात्मक शनि की दृष्टि, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कन्या लग्न में वो भी कहीं ना कहीं कारक ही है, तो ये बहुत बढ़िया है, धनदायक योग है। हालांकि वाणी पर नियंत्रण फिर भी ऐसे जातकों को रखना चाहिए, पर सामान्यतः देखा जाए तो ये धनदायक महाधनी योग माना जाएगा। वैशाली जाधव जी हैं, इन्होंने पूछा है कि शनि चंद्रमा सूर्य सप्तम भाव में गुरु की 9वीं दृष्टि से दृष्ट हैं, क्या फिर भी राजयोग राजभंग योग मान्य है? लग्न कुंभ है। शनि चंद्रमा सूर्य एक साथ बैठे हैं सप्तम भाव में। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने एक सूत्र बताया था कि इन तीनों की दृष्टि हो जाए तो राजयोग भंग होता है। मैं एक बड़ा सरल तर्क बताता हूं। देखिए गुरु की दृष्टि कहीं पड़ जाए तो बड़ी सरल तर्क है कि जो राजयोग है उसमें उसके बल में वृद्धि आ जाए और जो दुर्योग है उसके दुष्प्रभाव में कमी आ जाए। तो राजभंग योग का क्या मतलब? राजभंग योग का आप लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए, हर व्यक्ति की कुंडली में कम से कम 30-40 राजयोग बनते हैं, तो वैसे ही 10-12 दुर्योग भी बनते हैं। अब उसमें भी कुछ विशेष योग, जैसे गजकेसरी योग है, जैसे हंस महापुरुष पंच महापुरुष योग है इत्यादि, ये जो बड़े राजयोग हैं ये भी बनते हैं। तो जब ये बड़े राजयोग बनते हैं तो ये जो बाकी के और राजयोग बन रहे हैं उनके बल में और वृद्धि हो जाती है। अब मान लिया जाए कि किसी की जन्म कुंडली में 10 राजयोग हैं उदाहरण, और 2 दुर्योग हैं, तो दुर्योग कितने हैं? 2, राजयोग कितने हैं? 10, कितना बचा? 8। 2 अगर माइनस कर दें तो 8 राजयोग कम से कम बच रहे हैं। तब भी ये 8 राजयोग इतने हैं कि जातक को जीवन में सब कुछ दे देंगे। अब जो बहुत बड़े धन्ना सेठ देखते हैं आप उनकी कुंडली में, बहुत संभव है कि उनकी कुंडली में 20, 25, 50 राजयोग बन रहे हों। ऐसा नहीं है कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि कुंडली में तो केमद्रुम लगा है, उनको ये समझ नहीं है, उनको ये जानकारी नहीं है कि बिना दुर्योग की कुंडली हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिना दुर्योग की कुंडली अगर हुई तो वो सबसे खराब कुंडली होगी। फिर से सुनिए, बिना दुर्योग यदि कोई कुंडली हुई तो वो सबसे खराब कुंडली होगी। उस योग में जन्मा जातक आजीवन बेहद असफल होगा, क्योंकि रात्रि ही दिन का महत्व समझाती है। रात्रि के कारण ही आपको दिन का महत्व समझ में आता है। तो हर कुंडली में यह योग होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो राजयोग एक भंग हो जाने भर से ऐसा नहीं होता कि कोई जातक दरिद्र हो जाए, रोड पर नहीं। अब इसके अनुपात में जन्म कुंडली में यह देखना होगा कि राजयोग की संख्या कितनी है। अब दोनों बराबर हैं, 10 राजयोग हैं, 10 दुर्योग, तो ऐसे जातक के जीवन काल में हमेशा अनबैलेंस स्थिति, उतार चढ़ाव, दुर्योग 10 राजयोग 5, तब ऐसे जातक को जीवन में बेहद संघर्ष, परेशानी और कष्ट को देखना पड़ता है। यह है रवि कुमार जी, ये पूछ रहे हैं कि यदि परिवर्तन ऐसा है कि पंचमेश चतुर्थ में, चतुर्थेश तृतीय में और तृतीयेश पंचम में, बढ़िया है, यह भी अनुन्याश्रित संबंध है, बढ़िया है। और आपने आगे पूछा है कि तृतीयेश पंचम भाव में हो तो फल कथन कैसे करें? बहुत सरल है, समझने की आवश्यकता। ये तीनों ग्रह जो दिखाई पड़ रहे हैं, पंचमेश का चतुर्थ, चतुर्थेश का तृतीय और तृतीय के जाकर के पंचम में, ये बेहद जबरदस्त संबंध माना जाएगा। इसमें ये तीनों ग्रह एक दूसरे से प्रभावित माने जाएंगे, तीनों ग्रह। अब आगे आपने पूछा इसी प्रकार त्रिक में, अष्टमेश षष्ठ में, षष्ठेश 12वें में, 12वें का स्वामी द्वादशेश अष्टम में, तो ये भी जो परिवर्तन हुआ है सब विपरीत राजयोग ही, लेकिन ये जो एक दूसरे से परिवर्तित हो रहे हैं, तो इसके चलते इसका प्रभाव पहले जन्म कुंडली में देखना पड़ेगा कि ये ग्रह कहाँ कहाँ के स्वामी बन करके इस तरह की, षष्ठेश हैं लेकिन और भी किसी भाव के स्वामी होंगे, तो उनकी परिस्थितियों को समझ करके किस लग्न में है तब ये रिजल्ट होगा। हाँ, ये इस तरह के जो परिवर्तन है इसे अनुनाश्रित संबंध कहा गया है, ये ठीक माना गया है इस परिवर्तन को। और ये प्रमित बारेट, यही नाम होगा, इन्होंने पूछा है कुंभ लग्न का हूं, शनि चतुर्थ में है और धनु राशि का हूं, 2021 जनवरी में हाथ फ्रैक्चर हुआ और अब 2022-26 जून को पैर में भयंकर मोच आ गया है, चलना फिरना बंद हो चुका है, क्या ये 7.5 का प्रभाव है? कह सकते हैं। आपकी कुंभ राशि है, नहीं आपकी धनु राशि है। मैं ये नहीं कहता कि 7.5 किसी को फ्रैक्चर दिला देती है, किसी को पैर तोड़ दे। मूल मुद्दा हमेशा ये ध्यान रखिएगा, हमेशा 7.5 कुछ नहीं करती, 7.5 एक काम करती है, बस चंद्रमा को प्रभावित करती है, अर्थात आपके मन को। अब मन से सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि किसी का पैर टूटा है तो सबका पैर टूटेगा, किसी का हाथ टूटा है तो सबका हाथ टूटेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संभव है कि आपका हाथ टूटे और घर में बैठ करके आप अरबों का काम कर लें बाएं हाथ से साइन करके, तो क्या फर्क पड़ा आप पर? हो सकता है 2-4 दिन का आपको रेस्ट ही मिल गए तो आनंद आ गया आपके लिए। प्रकृति हम सबों के सोच से बहुत आगे है। वो उस जगह पर, उस कमजोर पॉइंट पर चोट करती है
जिससे हम बिलबिला उठते हैं। हाँ, निस्संदेह वो हमें दर्द नहीं पहुंचाना चाहती, वो हमें सिखाना चाहती है, लेकिन कई बार हमें प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है दर्द देना चाहती है। प्रकृति हमें कभी दर्द देना ही नहीं चाहती। कौन माँ अपने बच्चे को कष्ट देना चाहेगी, कौन माँ अपने बच्चे को कष्ट में रखना चाहेगी, लेकिन जब दवा पिला रही हो तो उस समय बच्चे की जो सोच होती है उसको तो यही लगता है कि माँ मेरे साथ ज्यादती कर रही है। क्या माँ ज्यादती कर रही है? और दीपांशु माड़वे जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि मकर लग्न में शनि 6वें में है, 29 डिग्री, वक्री बुध 13 डिग्री, शुक्र 13 डिग्री से दृष्ट, कैसा फल मिलेगा? लग्नेश बली है या नहीं? शनि षष्ठ में कारक है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, परंतु लग्नेश बनकर के षष्ठ में बैठे तो अवयोग भी मान्य होगा और अवयोग का भी सूत्र लागू रहेगा कि जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। अभिजीत ठाकुर है, इन्होंने पूछा है कि धनुलग्न, लग्न में शनि, चतुर्थ में सूर्य 13 डिग्री, शुक्र 11 डिग्री, बुध 5 डिग्री, गुरु मंगल षष्ठ में, राहु तीसरे भाव में, चंद्रमा 12वें में, जीवन में धन की परिस्थिति कैसी रहेगी? सब कार्य में बाधा आता है, सेटल होने में और कितना टाइम लगेगा? शुक्र की महादशा प्रारंभ हुई है, क्या रत्न धारण करें? धनु लग्न में शुक्र की दशा प्रारंभ हुई है तो ये तुम्हारा केस हो गया पहले। अब आपने कहा है कि लग्न में शनिदेव बैठे हैं तो आप जानते हैं कि कोई भी काम आपका वक्त पर नहीं होगा। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि धनु में शनिदेव को अच्छा फल देते कहा गया है, ये अलग बात है, उच्च के समान, जैसे तुला में फल देते हैं वैसा धनु में देते हैं, बट समस्या यही है कि हर चीज वो विलंबित कर देंगे, कोई भी काम कभी वक्त पर आपका हो ही नहीं पाएगा। चतुर्थ में सूर्य बैठे हैं, आपने ऐसा बताया, और शुक्र बैठे हैं। चतुर्थ में सूर्य, शुक्र और बुध, गुरु मंगल षष्ठ में बैठे हैं, तो अब सीधी सी बात है कि लग्नेश का जाकर के षष्ठ में बैठ जाना पहले तो ये संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है, और ऊपर से मंगल भी जाकर के यहां पर षष्ठ में बैठ गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी संघर्ष की स्थिति तो उत्पन्न करने ही वाला है, जीवन काल में परेशानी रहेगी। देखिए, मैं रत्न धारण करने की जगह आपको एक सरल सलाह देता हूं, पहले तो आप आराधना करिए, खूब हनुमान जी की आराधना करिए, पूजा पाठ जितना अधिक से अधिक हो सके करिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। पूजा पाठ से ही आपको आपकी समस्या से मुक्ति मिलेगी, और मैं फिलहाल यही कहता हूं, कोई भी रत्न धारण करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। रत्न धारण करने की जगह पूजा पाठ की ओर चलिए। कौस्तुभ आदित्य शर्मा, इन्होंने पूछा है, मेरा पंचम पति बुध अष्टम में सूर्य के साथ है, पंचम में शनि चंद्र हैं, चतुर्थ में राहु, सप्तम में मंगल, नवम में शुक्र, कुंभ लग्न है, पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं। सीधी सी बात है, पंचम में आपने जैसा बताया शनि चंद्र की युति है, विषयोग है, जिसके चलते मानसिक अशांति, मानसिक भटकाव तो होना ही होना है, जिसके चलते शिक्षा कहीं ना कहीं थोड़ी बाधित हो ही जाती है। हनुमान जी की आराधना करिए, शिव जी पर जल अर्पित करिए, भर सावन रोज करिए, निसंदेह आपको लाभ मिल जाएगा। और स्वाति जी हैं, उन्होंने पूछा है, कन्या लग्न में शनि 5वें भाव में, शुक्र प्रथम भाव में, गुरु चंद्रमा के साथ 12वें भाव में, राहु बुध के साथ 4थे भाव में हो तो विवाह में क्या प्रभाव होगा? कन्या लग्न में शनि की दृष्टि अगर पंचम पर पड़ रही है तो पहले तो ये 5वें भाव में बैठे, सप्तम पर पड़ रही है तो ये पहले विवाह में विलंब उत्पन्न करा देंगे। शुक्र पहले भाव में बैठे, यानी कन्या में शुक्र का बैठना, यानी नीच राशि में जाकर के बैठना, गुरु चंद्रमा के साथ 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं तो विवाह कराने वाला ग्रह 12वें भाव में चला गया। ये अलग बात है कि सिंह राशि में बैठा है, लेकिन 12वें भाव में जाकर के बैठा, और राहु बुध के साथ 4थे भाव में हो, तो अब ये भी देखा जाए तो राहु का 4थे भाव में जाकर के बैठना, राहु की दृष्टि पड़ रही है गुरु पर, तो यहाँ विवाह विलंब और विवाह होने के बाद दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, संघर्ष, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पंचमगत शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, विवाह में विलंब और परेशानियों की सूचना उत्पन्न कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जिन दर्शकों के प्रश्न इस कार्यक्रम में लिए गए उनकी जिज्ञासा अवश्य ही शांत हुई होगी। यदि आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो अपना प्रश्न, जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी वीडियो इस समय आपके सामने हो, उसी पर आप अपने प्रश्न लिख दीजिए। चुनाव होगा, प्रश्न छोटे हों तो ज़्यादा चुनाव की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि ये ज्योतिष जिज्ञासा का कार्यक्रम है, जन्म कुंडली अध्ययन का नहीं। जिज्ञासा जो है, मन में जो उत्पन्न हो गया उसकी शांति के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।